अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम बायोडाइवर्सिटी की यूनिट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ और आसान किस्म के एग्जाम्पल की मदद से ये टॉपिक आप लोगों को कम्प्लीटली समझाने की कोशिश करूँगा। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप बंदी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से मुराद ये है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार चीज़ें हैं, उन ऑर्गेनिज्म को आप मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप में रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो जानदारों को ग्रुप में तकसीम करने वाले अमल को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सवाल ये अराइज होता है कि सर, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में क्लासिफाइड करना क्यों जरूरी है? तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक स्कूल है, उसमें 1000 बच्चे हैं और उस 1000 बच्चों को आप लोग ग्रुप में ना रखें और तमाम 1000 बच्चों को आप इक्वली पढ़ाए, समझाए, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि आप तमाम बच्चों को बस एक रूम में बिठाए। तो आप देखिए, तमाम बच्चों की मेंटेलिटी सेम नहीं होती है, क्योंकि वो जो 1000 बच्चे हैं उसमें कुछ आपके पास पीजी के बच्चे होंगे, कुछ बड़े होंगे। लिहाजा आपने स्कूल में जो 1000 बच्चे हैं ना, उसको आप लोगों ने तरतीब के साथ क्लासेस में बिठाने होते हैं। पीजी क्लास, फिर नर्सरी के बच्चे, फिर केजी क्लास, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 क्लास। तो जब आप स्कूल में इन 1000 बच्चों को क्लास प्ले ग्रुप से लेके क्लास 10 तक ग्रुप में डिवाइड करें, तो तमाम बच्चों को पढ़ाना, समझाना और उनको हर एक चीज के बारे में आगाह करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको हम ग्रुप में डिवाइड ना करते तो इनको स्टडी करना हमारे लिए नामुमकिन है। इसलिए साइंटिस्ट ने कोशिश की है कि उन्होंने सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बुनियाद पर जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। सिमिलरिटीज मीन एक जैसे करेक्टर, डिफरेंसेस मीन मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर्स। मतलब कि जो जो जानदार जिनके खुसूसियात आपस में सेम है, मुशाबिहत रखते हैं, उसको उठाकर उन्होंने रखा एक ग्रुप में, और जिन ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, उसको हमने लेके दूसरे ग्रुप में रखे। सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इट इज अ मेथड, ये एक तरीकेकार है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म। इस मेथड में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, और फिर सब ग्रुप्स में किस चीज के बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, यकसानियत के बेस पे, डिफरेंसेस और डिफरेंट करेक्टर के बेस पे। अंडरस्टैंड? अब ऐसे भी नहीं हो सकता कि दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म एक जैसे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट भी हो। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लिहाजा क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिज्म को अगर डिवाइड करना है तो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बुनियाद पर डिवाइड करना है। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं ताकि आपका माइंड और भी क्लियर हो जाए। इधर देखें, मिसाल के तौर पे बेटा, मैंने ऊपर लिखा है क्लास 8। अभी आप देखिए, क्लास 8 में हमारे पास एडमिशन हो गए, बॉयज के भी एडमिशन हो गए, गर्ल्स के भी एडमिशन हो गए। अभी हम बॉयज और गर्ल्स को एक ही रूम में बिठा नहीं सकते, लिहाजा क्लास 8 के जो गर्ल्स हैं उसको हमने रखा 8th A में, और जो बॉयज है उसको हमने रखा 8th B में। तो देखिए, ये ग्रुप्स है। ये क्या है? ग्रुप है कि मैंने क्लास 8 में बॉयज को सेपरेट किया, गर्ल्स को सेपरेट किया। गर्ल्स को मैंने रखा 8A ग्रुप में और बॉयज को मैंने रखा 8B ग्रुप में। अब एक ग्रुप में जब मजीद ग्रुप बनते हैं तो इसको फिर हम नाम देंगे हैं सब ग्रुप्स। जब आप पहले ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप्स के अंदर मजीद अगर हम ग्रुप बनाएं, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? सब ग्रुप। जैसे कि आप देखिए, 8A में हमारे साथ गर्ल्स है या बॉयज है? अब देखिए, 8A में जो गर्ल्स है ना, तो ये मुख्तलिफ, ये गर्ल्स भी आपस में डिफरेंट है। कुछ गर्ल्स जो है वो गुड है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका पिकिंग पावर अच्छा है। तो फिर 8A में मजीद हमने दो किस्म के ग्रुप बनाए, 8A गुड और 8A वीक। 8A गुड में हमने रखे अच्छे गर्ल्स जो काम करते हैं, मेहनती हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और 8A वीक जो हमारे पास सेकंड सब ग्रुप है, उसमें हमने 8A गर्ल्स के वो गर्ल्स रखे हैं जो थोड़े वीक है। तो आप देखिए, पहले हमने ग्रुप बनाया, फिर हमने क्या बनाया? सब ग्रुप बनाया। ऐसे जो हमारे पास 8 बॉयज का ग्रुप है, इसको भी फर्दर हम दो सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो 8B में चूंकि बॉयज है तो 8B गुड बॉयज और 8B वीक बॉयज। तो पहले हमने 8 को 8A गर्ल्स और 8A बॉयज ग्रुप में डिवाइड किया, फिर हमने 8A और 8B गर्ल्स और बॉयज को मजीद दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। अगर गर्ल्स है सो 8A गुड गर्ल्स,
8A वीक गर्ल्स। अगर 8B बॉयज है सो 8B गुड बॉयज, 8B वीक बॉयज। अंडरस्टैंड? तो जहां पर भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, दो चीजों के बुनियाद पर करेंगे। सिमिलरिटीज, जो एक जैसे हैं उसको एक ग्रुप में रखें, डिफरेंसेस जो डिफरेंट है, अलग है, उसको दूसरे ग्रुप में रखें, ताकि हमारे लिए स्टडी करना इंतहाई आसान हो जाए। ऐसे जब हम वीक और गुड गर्ल्स और बॉयज को जुदा जुदा ग्रुप और सब ग्रुप में रखते हैं ना, तो फिर उनको पढ़ाना, उनको उसके मेंटेलिटी के मुताबिक पढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप लोगों को मेरी बात की आ रही है समझ बेटा? वेरी गुड, शाबाश। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे इधर देखिए, ऑस्ट्रिच और ईगल। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, आपको मेरी बात की आ रही है समझ? ईगल उकाब। अब ये दोनों बर्ड्स हैं, ये दो बर्ड्स हैं, तो देखिए ये एक ग्रुप हुआ। जबकि डॉल्फिन और एलिफेंट्स, हालांकि डॉल्फिन पानी में रहते हैं, लेकिन डॉल्फिन और हाथी, एलिफेंट, ये दोनों मेमल्स हैं जो अपने बच्चों को दूध देते हैं। तो देखिए इन दोनों को मैंने अलग किया क्योंकि ये दोनों मेमल्स हैं, इन दोनों को मैंने अलग किया क्योंकि ये दोनों बर्ड्स हैं। तो पहले आप लोग देखिए, मैंने सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बुनियाद पर जो एक जैसे थे उसको मैंने अलग किया और जो डिफरेंट थे उसको मैंने अलग किया। फिर ये दोनों बर्ड्स है, इसको भी मैं मजीद सब ग्रुप में कैसे रखता हूं? अब जो ऑस्ट्रिच है ये भी बर्ड है, ईगल भी बर्ड है, लेकिन ऑस्ट्रिच फिर रनिंग बर्ड है। ये जमीन पर हमारी तरह दौड़ता है, चलता है, लेकिन फ्लाइंग नहीं कर सकता, लिहाजा इसको फिर हम बर्ड में बोलेंगे रनिंग बर्ड। और जो ईगल है तो ये फ्लाइंग बर्ड है, ये उड़ने वाला है, प्रवास करने वाला है, ये उड़ता है, तो इसको फिर मैंने रखा फ्लाइंग बर्ड में। तो देखिए पहले हमने ग्रुप बनाया, फिर हमने सब ग्रुप बनाया। ऐसे आप लोग देखिए, डॉल्फिन मैमल्स है ना, एलिफेंट भी मैमल्स है। वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसको हम मैमल्स कहते हैं। दोनों एक ग्रुप में तो हैं, लेकिन आप देखिए इसको मजीद हम सब ग्रुप में ऐसे रखते हैं। जो डॉल्फिन मैमल है तो ये पानी में रहते हैं, तो हम इसको नाम देंगे इक्वेटिक मैमल, इसको फिर हम इक्वेटिक मैमल्स में रखेंगे। इक्वेटिक मैमल का मतलब ये है कि जो मैमल पानी में रहते हैं। और एलिफेंट भी मैमल है, लेकिन ये खुश्की पर रहते हैं, तो इसको फिर हमने मजीद कौन से सब ग्रुप में रखना है? लैंड मैमल्स। तो आप देखिए वही बात हो रही है, अगर आपने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रखना है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर, और अगर आप मजीद उसको फिर सब ग्रुप में रखते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बुनियाद पर, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बुनियाद पर, इस मेथड को बेटा हम क्या नाम देते हैं? क्लासिफिकेशन, ग्रुप बंदी। अभी आपको आई समझ? यहां तक शाबाश। किस किस को आई समझ यहां तक? वेरी गुड। अब आपकी बुक में आगे लिखा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वो कौन से कैरेक्टर्स है, वो कौन से खुसूसियात है, वो कौन से फैक्टर्स है जिसके बुनियाद पर आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं? हाँ, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर तो करते हैं, लेकिन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस में हम खुसूसियात की बुनियाद पर करते हैं। वो कौन कौन से बेसिस है? तो नंबर 1 हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मीन रिहाइशगाह, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। जैसे कि हम खुश्की पर रहते हैं तो हमारा हैबिटेट लैंड है, मछलियां पानी में रहते हैं तो उसका हैबिटेट वाटर है। आपको आ रही है समझ? सो देखिए, सबसे पहले एरिस्टोटल, अरस्तु, जो एक ग्रीक फिलोसफर था, एक यूनानी फलसफा निगार था, इन्होंने पुराने दौर में, अपने पुराने टाइम में ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट की बुनियाद पर क्लासिफाई किया था। कि मतलब जो जानदार एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं, उसको अलग करो, जो पानी में रहते हैं उसको अलग किया, और जो लैंड पर रहते हैं खुश्की पर उसको अलग किया। तो आप देखिए हैबिटेट के बुनियाद पे उन्होंने 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में रखे, एयर हवा वाले, वाटर पानी वाले, लैंड खुश्की वाले। लेकिन however बहरहाल इट वाज नॉट जस्टिफाइड टू कीप सेम हैबिटेट एनिमल इन वन ग्रुप। लेकिन फिर बाद में पता चला कि सेम हैबिटेट में रखने वाले ऑर्गेनिज्म, या अगर आपने सेम हैबिटेट को या सेम हैबिटेट वाले एनिमल को आप एक ग्रुप में रखे, फिर भी वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे मेरी बात को बड़े गौर से सुने। अब फिश पानी में रहते हैं, डॉल्फिन पानी में रहते हैं, बताए दोनों का हैबिटेट सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? सेम हुआ। फिश पानी में रहते हैं, डॉल्फिन पानी में रहते हैं, तो दोनों का रिहाइशगाह सेम है या डिफरेंट है? सेम है। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे, फिर भी हम इसको एक ग्रुप में नहीं रख सकते।
उसका वजह यह है कि फिश सांस लेते हैं गिल्स के जरिए से, और फिश मछली है, जबकि डॉल्फिन में गिल्स नहीं है, इनमें लंग्स, फेफड़े हैं, ये फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। ये गिल्स और लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसकी वजह से एक एनिमल जो है वो सांस लेते हैं। बाकी डॉल्फिन फिश भी नहीं है, ये मैमल्स है। तो अगर इनका हैबिटेट सेम भी है लेकिन इनके सांस लेने वाले आज़ा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये बात कंफर्म हुआ कि एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था हैबिटेट के बुनियाद पर, उसमें फिर बाद में बहुत एरर्स थी, बहुत गलतियां थी कि एक ही रिहाइशगाह में रहने वाले जानदारों को भी आप सम टाइम एक ग्रुप में नहीं रख सकते। जैसे कि आप देखिए फिश और डॉल्फिन का हैबिटेट एक ही है, दोनों पानी में रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि डॉल्फिन मैमल है और फिश जो है वो मछली है, इसके पास गिल्स है और इसके पास सांस लेने वाले ऑर्गन जो है ये फेफड़े है। अंडरस्टैंड? ऐसे आप लोग देख के फिश, मछली, टर्टल, केचुआ, शमशते, अब दोनों पानी में रहते हैं लेकिन फिर भी हम इसको एक ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि फिश इसके पास गिल्स है और टर्टल के पास लंग्स है। दोनों में वंस अगेन सांस लेने वाले ऑर्गन्स एक दूसरे से डिफरेंट है। बाकी टर्टल फिश भी नहीं है, ये रेप्टाइल है, ये रेंगने वाला जानवर है, जैसे कि सांप है, चपकरी लिजर्ड है जो रेंग के चलते हैं, ये भी बिल्कुल रेंगने वाले जानवर है। लिहाजा एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ हैबिटेट के बुनियाद पे था, लिहाजा ऑर्गेनिज्म को सिर्फ उनके रिहाइशगाह के बुनियाद पर डिवाइड करना ये मेरे ख्याल में मुनासिब है या मुनासिब नहीं है? मुनासिब नहीं है। आपको मेरी बात क्या आ रही है समझ? अच्छा, इसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है उनके जो जिस्मानी खुसूसियात है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे लगते हैं, इसके फिजिकल कैरेक्टर्स के बुनियाद पर फिर बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे कि जी लेटर बाद में बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये देखा कि आया ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, जिस ऑर्गेनिज्म में देखिए न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है तो ये ट्रू न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल प्योर न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, इस ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है इसको हम क्या नाम देंगे? यूकैरियोटिक। तो एक फिजिकल कैरेक्टर ये हुआ कि साइंटिस्ट पर बाद में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करवाते थे, जिसमें पहला पॉइंट वो ये जो है वो देखते थे कि आया उसमें ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं है। सेकंड हमारे पास आया ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हैं या मेनी सेल से बने हैं। अगर वो एक सेल से बने हैं तो ये यूनिसेलुलर है, अगर वो मोर देन सेल से बने हैं, मेनी सेल से बने हैं तो वो मल्टीसेलुलर है। और तीसरा जो है वो देखते थे कि आए इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या नहीं है, क्लोरोफिल है या नहीं है, ताकि वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करे और अपने लिए खुराक को सिंथेसाइज करे। तो आए वो ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉफिक मतलब कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस अमल के जरिए से अपने लिए खुराक बनाते हैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की शक्ल में जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। जैसे कि प्लांट्स और एल्गी, ये ऐसे मखलूकात है जो फोटोसिंथेटिक है और इसको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉप मीन खुराक, और एक है हेट्रोट्रॉफ, ये इस ऑर्गेनिज्म के अपोजिट है। हेट्रोट्रॉफ, हेट्रो मीन अदर, ट्रॉप मीन खुराक, ये दूसरे जराए से खुराक लेते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ जो है ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ये अपने लिए खुराक बना नहीं सकते हैं। इसमें एनिमल्स आते हैं। वी आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। शाबाश। कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपको बताए? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिज्म। प्रोकैरियोटिक और फिर यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, फिर ऑटोट्रॉफिक है या। शाबाश। अब ये जो मॉडर्न दौर है, अब बाद में जब मॉडर्न लाइफ आई, मॉडर्न दौर में जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अब ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनमें आपने ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा चीजों के बुनियाद पर डिवाइड करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिज्म में बहुत डाइवर्सिटी रखी है, बहुत वेराइटीज रखी है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है बायो डाइवर्सिटी। अच्छा, मॉडर्न सिस्टम के मुताबिक साइंटिस्ट ने
हैबिटेट के बुनियाद पर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया, लेकिन सिर्फ हैबिटेट की बुनियाद पर नहीं किया, और भी बहुत प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा फैक्टर्स के बेस पर क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि एयर, वाटर और लैंड, हैबिटेट। सेकंड, फिजिकल कैरेक्टर, जो अभी हमने पढ़ा कि आया ऑर्गेनिज्म, शाबाश, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स है। तीसरा, वो जेनेटिक्स के बुनियाद पर, मॉडर्न सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक्स मतलब डीएनए की बुनियाद पर भी क्लासिफाइड किया जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डीएनए जिसके अंदर जीन्स होता है। एक ऑर्गेनिज्म का जो मुकम्मल रूप है, हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा शक्ल, हमारा अंदाज, हमारे चलने फिरने का अंदाज, हमारे बात करने का अंदाज, हमारे मैनर्स, हमारे हैबिट्स, हमारे एटीट्यूड, जो हम दिखते हैं, जो हमारी बिहेवियर्स है, ये हम जैसे भी है तो ये डीएनए की वजह से। हमारे डीएनए में जैसे जीन्स है उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने हमारी शक्ल बनाई है। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया ह्यूमन और चिंपैंजी। अब ह्यूमन इंसान है, चिंपैंजी जो है ये एक मंकी है, बंदर है। अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि इन दो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, 98 से लेके 99% इसका डीएनए एक जैसे है, हालांकि कहीं पर इंसान और कहीं पे बंदर। ऑर्गेनिज्म जो मैंने दो उठाए हैं, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इन दोनों का डीएनए अप्रोक्सीमेटली 99% तक एक जैसा है। तो साइंटिस्ट इससे क्या नतीजा निकालता है? साइंटिस्ट बोलते हैं कि बोथ हैव अ कॉमन एंसेस्टर, दोनों का एंसेस्टर एक है, दोनों जो है वो माजी में एक ही वालिदैन के औलाद हैं। हाँ, बीइंग अ मुस्लिम हम इनसे इख्तिलाफ करते हैं, मतलब इंसान और जानवर का एंसेस्टर एक जैसे नहीं हो सकता, जो हमारी बिलीव्स है, लेकिन ये साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन है, उनके मुशाहिदात है कि चिंपैंजी और इंसान का अगर डीएनए 98 से 99% एक जैसा है, मतलब कि माजी में इसके अबाव अजदाद, इनके जो इनिशियल पेरेंट्स थे, एंसेस्टर थे, वो एक जैसे थे, तभी आजकल के दौर में इन दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के डीएनए में 99% तक आप लोगों को यकसानियत, सिमिलरिटी मिल रही है। और इसलिए साइंटिस्ट ने बोथ आर कीप्ड इन अ सेम फैमिली, चूंकि इंसान और चिंपैंजी मंकी का डीएनए 98 से 99% एक जैसा है, तभी साइंटिस्ट ने दोनों को उठाया और एक ही खानदान में रखा, एक ही ग्रुप में रखा, और उस ग्रुप का क्या नाम है? होमिनिडी। क्या? होमिनिडी या होमिनिडाई, ये दोनों लफ्ज आप लोग बोल सकते हैं, होमिनिड या होमिनिडाई। और लास्ट वन है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हाँ, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसी को हम बोलते हैं कि हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, जिसका डीएनए जितना ज्यादा सिमिलर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उनके एंसेस्टर एक जैसे थे। जैसे कि ये एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी है कि ह्यूमन और चिंपैंजी मंकी का 99% डीएनए एक जैसे होने की वजह से साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला, नतीजा निकाला कि इनके एंसेस्टर एक जैसे हैं, और इसको उठाकर एक ही ग्रुप में रखा, एक ही फैमिली में रखा, और उस फैमिली का क्या नाम है? होमिनिडाई। अंडरस्टैंड बेटा? इसको वंस अगेन देखे, बार बार पढ़े, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।